हर बार की तरह इस बार भी आपका आसान बिहार बोर्ड में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में हमारा क्या है, अध्याय 2। ध्यान से देखोगे तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है विष के दांत। इसके लेखक कौन है, नलिल विलोचन शर्मा। ये क्या है, ये सर्प है, विष के दांत। याद रखने का तरीका, विष जो होता है नीला होता है, और यहाँ नलिल विलोचन शर्मा के नाम में क्या है, नीला। कभी कभी पूछेगा विष के दांत के लेखक कौन है, तो क्या आंसर हो जाएगा, नलिल विलोचन शर्मा। ट्रिक, विष नीला और नलिल। क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को मुख्यतः हम देखेंगे। ये देखो, पिक्चर्स को ध्यान से देखो। यहाँ क्या है, एक लड़का है जो थोड़ा अमीर घर का लग रहा है, और इसका दांत क्या है, टूटा हुआ है। यानी कोई लड़का है जिसका दांत टूटेगा और कोई तोड़ेगा। तो पूरी कहानी इसी पर आश्रित है। तो चलो हम लोग देखते हैं आगे हमारे लिए क्या है। गुड, पहला क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या है, सार्थकता किसका, कहानी के शीर्षक का। शीर्षक क्या है, विष का दांत। तो देखो, किसी भी रचना का जब हम शीर्षक का मूल्यांकन करेंगे तो हमको कितनी बातों का ध्यान रखना है, हमको मुख्यतः 3 बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन रखना है, तो देखो, पहला नंबर में है कथा वस्तु की प्रतीकता, ये है हमारा पहला नंबर। दूसरा नंबर है आकर्षकता, ये है हमारा दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर हमारा है संक्षिप्तता। 3 बात को ध्यान रखना है। तो चलो इसको देखते हैं। विष के दांत में, अगर हम विष के दांत की कहानी को पढ़ेंगे तो यह पूरी कहानी सेन दंपत्ति, पति पत्नी है मिस्टर सेन और उसकी पत्नी है मिसेस सेन, उसके महत्वपूर्ण संबंधों के चारों ओर घूमती है। सभी घटनाएं उनके परिवार के साथ ही होती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यह शीर्षक क्या है, कथा वस्तु की प्रतीकता को साबित करती है। दूसरा क्या है, शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। देखो, विष के दांत जो शीर्षक है ये क्या है, बहुत आकर्षक है, सुनने के साथ इसको पढ़ने की इच्छा हो जाती है। तो ये क्या है, बहुत आकर्षक है। क्यों, क्योंकि ये पाठक का ध्यान अपनी ओर खींचता है, आखिर ये विष का दांत है क्या। और दूसरा चीज क्या है, संक्षिप्तता, और ये क्या है, बहुत छोटा है। अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये जो विष के दांत है ये क्या है, छोटा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विष के दांत इस कहानी के लिए एक उपयुक्त शीर्षक है। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलो देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। गुड, सेन साहब के परिवार में क्या है, ये जो पूरी कहानी है विष के दांत, ये किसके इर्द गिर्द घूमती है, सेन साहब। मैंने पाठ की व्याख्या की हुई है, तुम उसको जाकर के देख सकते हो। बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का विवरण कीजिए। इसको समझना है। देखो, सेन साहब के यहाँ जो है बेटे भी हैं और बेटियां भी है। तो बेटे और बेटी में जो पालन पोषण हो रहा है उसमें अंतर है। तो जब हम लड़की और लड़कियों में कोई भेदभाव करते हैं तो उसको लिंग कहते हैं। तुम लोग पढ़ा होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है ना, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो उसी का बात करता है। तो चलो देखते हैं क्या सब लिखा हुआ है। पहला है, सेन साहब एक धनी व्यक्ति थे, अमीर थे। अमीर तो थे, लेकिन उनको 5 बेटियां थी और एक बेटा था। ये बेटियों में पांडव थे, इनको 5 बेटियां थी। अब कहता है, बेटियों और बेटों के लालन पोषण में अंतर था। बेटियां अमीर तो थे, लेकिन दोनों में क्या था, अंतर था। अब क्या है, बेटियों के लिए अलग नियम थे, उनकी शिक्षा भी अलग थी। पुराना समय था, बेटियों को हमेशा भेदभाव से देखा जाता था। उनको हंसना नहीं था, ज़्यादा पढ़ना नहीं था, जोर से बोलना नहीं था। और जब शिक्षा की बात थी तो उसको समान शिक्षा की भी सुविधा नहीं थी। उन्हें बेसिक स्किल सिखाई गई थी। क्या सिखाई गई थी, जो शादी के लिए जरूरी थी, जो शादी के लिए जरूरी थी और घर के कामों में मददगार रहती थी। लड़की है तो वो घर में रहेगी, घर का काम करेगी, ऐसा वो मानते थे, जो कि गलत बात है। वहाँ खोखा, उनके बेटा का क्या नाम था, खोखा, उनके बेटा का क्या नाम था, खोखा। उसको इंजीनियर बनाया जा रहा था। कितना, इंजीनियर। उस समय इंजीनियरिंग का बहुत महत्व था। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था, आज देश के 90% इंजीनियर क्या हैं, बेरोजगार हैं। वो इंजीनियर बनने के लायक नहीं है, वो शादी करने के लिए बाहर है ना। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का।
बेटियों को विशेष निर्देश दिया गया था। क्या विशेष निर्देश दिया गया था? कि वे क्या नहीं कर सकती है। देखो, लड़कियों को हमेशा हमारे समाज में यह बताया जाता है कि तुम यह नहीं कर सकती हो। ठीक है, तो यही चीज वहां भी था। और खोखा के लिए नियमों में क्या कर दिया गया था? जो उनका बेटा था, बदलाव कर दिया गया था, वो कुछ भी कर सकता था। ऐसा करना सेन परिवार के लिए क्या था? सामान्य था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस परिवार में बच्चों के लालन पालन में क्या था? लालन पोषण में लिंग आधारित भेदभाव था। तो प्रश्न नंबर 1 समाप्त, प्रश्न नंबर 2 समाप्त। हम ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, उतना ही बात करेंगे जितना जरूरी है, क्योंकि हमको इसके अलावा नौकरी के लिए भी तैयारी करनी है। तो यहाँ हम बकवास कम करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, खोखा किन मामलों में अपवाद था? सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन। खोखा घर के मामलों में अपवाद था। दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी पढ़े थे, उनके लिए सारे नियम को बदल देना सामान्य बात थी। यानी घर के जो नियम थे उसके में वो क्या था? अपवाद था। बेटियों के लिए अलग नियम था और बेटों के लिए अलग नियम था। प्रश्न नंबर 3 समाप्त। प्रश्न नंबर 4, सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावना देखते थे? हमने प्रश्न नंबर 2 में पढ़ा था, वो उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे, वही चीज है। और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी? था ना, इंजीनियर बनाना चाहते थे और लड़कियों के लिए सामान्य शिक्षा भी नहीं थी। तो यहाँ देखो, खोखा में एक इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी ही शिक्षा तय की थी। अगर हम एक भी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे तो दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए लिखना आसान हो जाता है। देखो, तुम देश को दिशा दोगे, अगर तुम बकवास करोगे, हंसी मजाक वाला बात करोगे, तो फिर तुम्हारी जिंदगी हंसी मजाक में चली जाएगी। इस बात को हमेशा याद रखना। प्रश्न नंबर 5 का को है, व्याख्या है। देखें थोड़ा पीछे जा करके क्या छूट गया भाई। हाँ, प्रश्न नंबर 4 है। अब हम लोग जा रहे हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। ठीक है, ये व्याख्या है। क ख ग इस तरह से होगा, जिसको हम लोग को क्या करना है? व्याख्या करना है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये अच्छी बात नहीं है, लड़कियां कठपुतलियां नहीं है। आज लड़कों से ज्यादा लड़कियां हर क्षेत्र में आगे है। ठीक है, चलो देखते हैं। ऐसे भी चलो उस पर बात नहीं करते हैं, अपने काम पे आते हैं। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? विष के दांत नामक कहानी से ली गई है। पहला तो ये चीज लिखेंगे, जब भी कोई चीज का व्याख्या करेंगे तो हमको नंबर्स चाहिए, तो पहले ये लिख लेंगे वो कहाँ से ली गई है और उसको किसने लिखा है। तो लिख दिए, महान साहित्यकार नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा रची गई है। 1 नंबर मिल गया हमको, 1 नंबर मिल गया। अब ये क्या है उसको देखते हैं। जब लड़की है तो हम निश्चित रूप से सेन साहब की पुत्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे लेखक ने सेन साहब की पुत्रियों की विशेषताओं और उनकी प्रतिबद्धताओं पर चर्चा की है। देखो, हमने किसकी बात की? हमने बात की कठपुतलियां। तो कठपुतली जब हम किसी मेला में जाते हैं, अब तो नहीं आता है, बहुत पहले मेला में आया करता था, हम लोग बच्चा में देखा करते थे, कठपुतलियां आती थी, तो हम उसकी विशेषताओं को देखते थे। ठीक है, और उनकी प्रतिबद्धताओं को देखते थे। सेन परिवार में कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां। जब हम लड़की पुत्रियों की चर्चा किए तो उसकी संख्या लिखे, कितनी लड़कियां हैं? 5। और जब संख्या लिखे तो उसका नाम भी लिखे, सीमा, रजनी, आलू, शेफाली और आरती। 5 का नाम लिख देंगे। अब उसका क्या करेंगे? विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। लड़की है तो वो क्या होगी? सभ्य और शिष्ट होगी। लड़की है तो क्या होगी? सभ्य और शिष्ट होगी। जो शिक्षा वो कहाँ से प्राप्त किया था? माता पिता से या किसी और से प्राप्त किया हो? कोई भी शिक्षा या तो हमको माता पिता से मिलेगी या किसी और व्यक्ति से मिलेगी। दूसरी तरह से, दूसरा बात, उन लड़कियों के कहा गया था कि तुम एक विशेष तरीके से बच्चों की तरह बर्ताव करो। वो खेलने दौड़ने में आनंद लेती है, खेलती है, दौड़ती है, लेकिन किसी चीज को नुकसान पहुंचाने में रुचि नहीं रखती। कहा गया है खेलो दौड़ो, उस चीजों को खोलो, लेकिन उसको तोड़ो मत। जबकि बेटा के साथ ऐसा नहीं था। इसके अलावा उनकी हंसी को कम देखा जाता है, मुस्कुराने के लिए कहा गया था, ठहाका मार के हंसने के लिए नहीं कहा गया था। क्या कहा गया था? मुस्कुराओ, ठहाका मार के मत हंसो। लेखक का कहना है कि इन लड़कियों को साधारणता और शिष्टता के कारण
सेन दंपति खुद को गौरवान्वित महसूस करते थे, जब भी अपनी बेटी को देखते थे तो वो गर्वित महसूस करते थे। ठीक है, और अपने बच्चों की शरारत पर खींच उठते हैं और सेन पुत्रियों की शिष्टता की प्रशंसा करते हैं। तो अब देखो क्या हुआ, हर घर का ये सिस्टम है। अगर तुम अपने घर में ज़्यादा बदमाशी करते हो और तुम्हारे माता पिता किसी ऐसे घर चले गए जहाँ का बच्चा शांत सुशील और है और तोड़फोड़ नहीं करता है, तो वो जैसे अपने घर आते हैं तो वो कहते हैं ये तो उदंड है, उनका बच्चा कितना शांत और सुशील है। तो वही वहाँ भी होता था, हम लोग के घर में ये ज़्यादा हुआ करता था जब मैं बच्चा था। तो उनके घर आने वाले लोग अपने बच्चों की शरारत पर खींच उठते थे। जैसे ही मेरे चाचा पापा लोग आते थे तो कहते थे देखो तुम कितना बदमाश है और वो कितना सुंदर है। तो सेन पुत्रियों की शिष्टता की वो क्या करते थे, प्रशंसा करते हैं। तो ये चीज़ है। चलो प्रश्न नंबर ये भी समाप्त हो गया। अब हम दूसरा व्याख्या करेंगे। ज़्यादा नहीं है, हम लोग बकवास कम करेंगे और अपने काम पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि बहुत आगे जाना है। खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है किसके कारण सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, इसी को पूछेगा। तो सेन साहब क्या किए, सिद्धांत को बदल लिए। किसके कारण, तो खोखा के कारण। तो पहले तो हम ये देखेंगे उनका क्या सिद्धांत था, फिर उन्होंने बदल के क्या किया और क्यों किया। गुड। हर बार की तरह पहले हमको एक नंबर चाहिए। कहाँ से लिया गया है, तो विष के दांत से लिया गया है। कौन है लेखक, तो नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सिद्धांत को भी बदला। बेटा के कारण सिद्धांत को बदला, बेटियों के लिए उसी सिद्धांत को रहने दिया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ वो लिंग आधारित भेदभाव करते थे। वो क्या करते थे, लिंग आधारित भेदभाव करते थे। वही चीज लिखा हुआ है। लेखक ने सेन साहब द्वारा अपनाए गए लिंग भेद संबंधी नीतियों पर प्रकाश डाला है। सेन साहब का एकमात्र लड़का है, 5 बेटी थी और एकमात्र लड़का है, जिसको बहुत अधिक छूट मिलती है। ऐसे भी जो कम होता है उसका महत्व ज़्यादा होता है। तो उसको बहुत अधिक छूट मिलती है, जिस पर कभी कोई भी दबाव नहीं डाला जाता। उस पर कोई दबाव नहीं था, वो कुछ भी कर सकता था। जब किसी बच्चा पर कोई दबाव नहीं हो, कोई शासन नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगा, वह मनमौजी हो जाएगा, तनुक मिजाजी हो जाएगा और काफ़ी शरारती हो गया है। यही चीज़ है। और जब ये सब चीज़ होगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें क्या है, इतना कुछ होने के बावजूद भी उसके माता पिता का उसके प्रति इतनी आसक्ति है कि वो उसको गुणों को भी गुणों में बदल देते हैं। ये सब उसका अवगुण है, लेकिन माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों के जो अवगुण होते हैं उसको ढक देते हैं और उसको भी गुण बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए जब उसने कार के हिस्से पर, अब देखो क्या हुआ, खोखा क्या किया, उसके पिताजी एक कार खरीदे थे, लेकिन वो तो बदमाश था, कार का कुछ हिस्सा था उसको उसने क्या किया, बिगाड़ दिया। यानी बिगाड़ दिया, तोड़ दिया। तो भी उन्होंने कहा कर ये तोड़ा थोड़े, ये तो इंजीनियर था, उसको ठोक ठाक करके देख रहा था, उसमें एक इंजीनियर की संभावना देखी और उसकी प्रशंसा की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खोखा के स्वभाव के कारण ही सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। क्लियर हो गया, ये भी प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। ग, क, ख, ग। ऐसे ही लड़के, कैसे लड़के अब आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। खोखा तो उनका पुत्र था, उसके बारे में तो वो नहीं बोलेंगे। कैसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, तो इसका मतलब है वहां पर कोई और लड़का था, हम उसकी बात कर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी किसने लिखी है, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखी गई है। कहाँ से ली गई है, तो विष के दांत से ली गई है। अब लिख देंगे लंबा चौड़ा जो हर बार लिखे हैं। लेखक ने सेन दंपत्ति द्वारा बच्चों के लालन पालन में अपनाए गए लिंग भेद संबंधी नीतियों पर प्रकाश डाला है। ठीक है, देखो वो जो लड़का है उस लड़का का नाम क्या है, मदन है। क्या नाम है, मदन है। वो क्या करता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, तो अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो वो कार को छूने की कोशिश करता है, ठीक है, जिसके कारण ये सेन साहब ऐसा करते हैं। तो वही है,
सेन साहब अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि यह जो लाइन है कि आगे यही लड़के गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, यह किसको कहते हैं? अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं सेन साहब अपनी पत्नी को, कि मदन, वो लड़का क्या है ना, मदन अपनी माँ की कमजोरी के कारण ही बिगड़ा है। हर बच्चा अपनी माँ के कारण ही बिगड़ता है, जबकि ये गलत बात है। ठीक है, माँ तो प्यार करती है। गिरधर एक सख्त आदमी है। गिरधर क्या है? उसका पिता है जो मदन का पिटाई किया है। वो कहते हैं अगर वह इसी तरह से उसके साथ सख्ती से पेश आता रहा, यानी कि हमेशा उसकी पिटाई करता रहा, तो मदन के आचरण में कुछ सुधार हो सकता था। ठीक है, क्योंकि मार के भय के कारण ही आचरण में सुधार होता है। अब देखो, मैं तुम लोगों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है तुमको पढ़ने का मन होगा और तुम नहीं पढ़ेगा। अगर तुम्हारे पिताजी पिटाई करें तो तुम पढ़ोगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिटना एक जुर्म है, पिटना एक जुर्म है। यहाँ लेखक व्यक्त कर रहे हैं कि बच्चों को अनुशासन में रखना आवश्यक होता है, लेकिन यह नियम केवल साधारण परिवार के बच्चों पर ही लागू नहीं होता, सबों पर होता है। सेन साहब जैसे अमीर परिवार के बच्चों से अगर गलती भी होती है तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि वे धनवान बाप के बच्चे होते हैं। लेखक का उद्देश्य यहाँ यह साबित करना है कि धन के सामने सभी पाप छिप जाते हैं, यानी धुल जाते हैं। ये क्या है? एक तरह का व्यंग है। चलो आगे बढ़ते हैं। घ, हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। देखो, कुछ भी यूं ही नहीं होता है। कौवा क्या होता है? हंस क्या है? गोरा होता है। कौवा क्या है? काला है। अगर हम देखें तो ये अमीर व्यक्ति है और कौवा गरीब व्यक्ति है। गरीब व्यक्ति ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो अब अमीर व्यक्ति ललक गया, कुछ कोई तो ऐसी चीज थी ना जिसके कारण वो ललक गया। तो इसी का कहता है स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। स्वप्रसंग का मतलब होता है कि हमको प्रसंग दे के व्याख्या करना है कि ये लाइन कहाँ से लिखी गई और क्यों लिखी गई। पहला चीज कहाँ से लिखी गई, पहला चीज हम क्या लिखेंगे? कहाँ से लिखी गई, पहला ये होता है, और दूसरा होता है क्यों लिखी गई। बस दो बातों पे हमको लिखना होता है। पहला तो नलिनी त्रिलोचन शर्मा, और कहाँ से? तो विष के दांत से। काम खत्म हो गया। अब सवाल है कि यह क्यों लिखी गई। अब सवाल क्या है? यह क्यों लिखी गई। इस कहानी में लेखक ने खोखा के बाल स्वभाव का उल्लेख किया है। ललका कौन? खोखा ललका। कौन ललका? खोखा ललका। तो वही चीज है। तो ये सब बच्चा है। अब देखो, एक बच्चा दूसरे बच्चा को देख करके उसमें मिलने के लिए ललायित हो जाता है। तो क्यों होता है? कहता है बच्चों में मान सम्मान की कोई भी भावना नहीं होती है, वो तो स्वभाव से ही खेल प्रिय होते हैं। अगर दो बड़े लोगों में लड़ाई हो जाए तो वो लोग नहीं मिलते हैं, लेकिन बच्चों के साथ ऐसी संभावना नहीं है। वो क्या होता है? स्वभाव से ही खेल प्रिय होते हैं, यानी फिर से वो मिल जाते हैं। आज इसी खेल प्रियता के कारण खोखा उन आवारागर्द लड़कों के पास पहुंच जाता है, कौवों के पास पहुंच गया, ललक गया, जहां मदन के साथ कुछ दूसरे बच्चे बगल के अहाते की बगल वाली गली में धूल में खेल रहे थे। प्रसंग चाहिए हमको, 100% कहता है, यानी क्या हुआ था ये बताइए। उस घटना की चर्चा कीजिए। क्या घटना था? मदन कुछ आवारागर्द लड़कों के साथ खेल रहा था जहां खोखा जाना चाहता है। क्या खेल रहा था? तो वो सभी बच्चे लट्टू नचा रहे थे। क्या नचा रहे थे? लट्टू नचा रहे थे। तो खोखा का भाई हम भी नचाएंगे, हम भी नचाएंगे। लेकिन था तो वो आदत से लाचार, है ना, है ना। मैं हूं आदत से मजबूर। तो वही बात है, वो था अपनी आदत से लाचार। उसको लगता क्या था कि वो बड़े बाप का बेटा है, और वो बड़े रोब के साथ मदन से लट्टू मांगता है। क्यों? क्योंकि मदन जो है जो उसके पिता के नौकर थे उसका पुत्र था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एक दिन पहले ही मदन को मार लगा था। क्यों लगा था? इसी खोखा के कारण लगा था, जिस बात को मदन को याद था। इसलिए मदन कहता है नहीं भाई, मैं तुमको लट्टू नहीं दूंगा। ठीक है, और उस पर टोंट कसते हुए कहता है जाओ अपने पिता की गाड़ी के साथ खेलो। इस प्रकार यहाँ लेखक ने यह प्रमाणित करना चाहा है कि अमीर हो या गरीब, सभी बच्चे समान स्वभाव के होते हैं। ललक गए, इस बात को ये प्रमाण करते हैं, ललक गए। उनके लिए अमीर गरीब में कोई अंतर नहीं होता, वो तो आदत से
मजबूर होते हैं, यानी हंस कौवा में आदत से मजबूर है, बच्चा है, कहा हम तुम्हारे साथ मिलेंगे, इसलिए वे वहां पहुंच जाते हैं जहां उनकी इच्छा की पूर्ति होती है। इसका सीधा प्रमाण है कि हंस खोखा कौवों गरीबों के बच्चों की जमात में शामिल होने को ललक रहा है। क्लियर हो गया? क ख ग घ तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब है हमारे सामने प्रश्न नंबर 6। क्या है? सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत होती थी और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया? गुड। सेन साहब थे, बड़े लोग थे, उनके मित्र आया करते थे, ड्राइंग रूम में बैठते थे और गपशप किया करते थे। तो उनके बीच कुछ ना कुछ बातचीत होती थी जब वो लोग आते थे। तो उनका एक पत्रकार मित्र था जो कि उन्होंने कोई उत्तर दिया था, हम उसकी बात करते हैं। तो देखो, सेन साहब आते के यहाँ एक ड्राइंग रूम था जिसमें कुछ मित्रों के साथ वो बैठकर बातचीत करते थे। उसमें एक उनका पत्रकार मित्र भी उपस्थित था। तो सब बैठे हुए थे, तो क्या होगा? आपस में बातचीत। तो आपस में हुआ उनके बीच बातचीत। क्या बातचीत होता है? ज्यादातर जब अभिभावक बैठते हैं तो उनके बीच यह बातचीत होती है कि किनका बेटा क्या कर रहा है, यानी किसका बेटा क्या कर रहा है या आगे क्या करेगा। सेन साहब ने बिना पूछे ही, ठीक है, सेन साहब से कोई पूछा भी नहीं, उन्होंने कहा मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, मैं उसको क्या बनाऊंगा? इंजीनियर। अब बारी आई पत्रकार महोदय की। किसकी बारी आई? पत्रकार महोदय की। उन्होंने कहा देखो, मैं चाहता हूं मेरा बेटा बने जेंटिलमैन, और वो जो भी बने इसके अलावे यह उसका काम है और उसको बनने की पूरी आज़ादी रहेगी, मेरे तरफ से कोई बंधन नहीं रहेगा। तुम भी जब क्लास 10th के बाद 12th में जाओगे, सब्जेक्ट को चूज करोगे, तो तुम्हारे गार्जियन तुमको पूरी आज़ादी देंगे। तो बिल्कुल वही बात है। यहाँ पर एक शब्द है जेंटिलमैन। जब तुम डिफेंस में ऑफिसर के इंटरव्यू देने जाओगे तो तुमको वहाँ जेंटिलमैन बोला जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 हो गया है, हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं क्या है। आगे बढ़ते हैं। गुड। प्रश्न नंबर 7 क्या है? मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? देखो, मदन गिरधर का बेटा है जो कि क्या है? एक छोटा आदमी है, और ड्राइवर भी क्या है? एक छोटा आदमी है, और दोनों के बीच विवाद होता है। क्या है? छोटा आदमी के बीच विवाद है और छोटा आदमी के बीच विवाद है। तो लेखक कुछ बताना चाहते हैं, तो वो क्या बताना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं, पहला तो वो ये बताया कि विवाद का कारण क्या है। उसके विवाद का मुख्य कारण यह था कि मदन जो है वो सेन साहब की गाड़ी को छूना चाहता था और छूने की कोशिश की थी। और ड्राइवर क्या किया? जब इसको रोका तो ड्राइवर का मालिक की गाड़ी है, तुम उसको मत रोको। ड्राइवर ने उसको क्या किया? रोक दिया था। इस प्रसंग के माध्यम से कहानीकार यह दिखाना चाहता है कि निम्न वर्ग के लोग भी उच्च वर्ग के प्रति झुकाव रखते हैं। ड्राइवर उसको कह सकता था चलो ये भी गरीब का बच्चा है, शायद इसके पिता गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे, तो ऐसा करो तुम कार को छू लो। लेकिन उसका झुकाव किधर था? उच्च वर्ग के तरफ था, उसको रोक लिया। और उन्हीं की ओर से पक्ष लेते हैं, जिससे समाज में और वर्ग भेद और गहरा होता है। यानी बड़ा ही बड़ा का, छोटा ही छोटा का दुश्मन है। यही बात वो कहना चाहते हैं। ये भी समाप्त हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। किधर बढ़ते हैं? प्रश्न नंबर 8 की ओर। क्या है? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? देखो, कासू और मदन के बीच झगड़ा होता है। कासू के तो खोखा, उसका कारण क्या था? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वह लट्टू को जो नचा रहा था उसमें वो शामिल होना चाहता था। कहता है कासू, लेकिन जो झगड़ा हुआ वो क्या था? शामिल होना चाहता था और रौब से लट्टू मांगता है, बस उसी पे झगड़ा होता है। तो कहता है कासू अमीर का बच्चा था, तो उसको लगा कि हम तो बड़े आदमी का बच्चा है, तो उसने क्या किया? रौब से लट्टू मांगा। ठीक है, जैसे बॉस बन करके वो लट्टू मांगा, तो ठीक है, तो मदन को याद आ गया, अरे यही कासू है जिसने मुझे अपनी कार छूने नहीं दी थी। उसको याद आ गया। जैसे उसको याद आया, बस
धक्का देके बोला निकल बाहर, धक्का देके बोला निकल बाहर। तो अब सवाल है कि ये जो प्रसंग है लेखक क्या दिखाना चाहता है। पहले हमने प्रसंग का चर्चा किया। देखो लेखक जो दिखाना चाहता है उसके लिए हमने पहले प्रसंग के बारे में बताया, और प्रसंग के द्वारा लेखक यह दिखाना चाहता है अगर बड़े लोगों के रौब दौब की हम बात करें तो केवल वयस्क ही भयभीत या प्रभावित होते हैं। तुम देखना समाज में अगर बड़ा व्यक्ति है तो तुम्हारे माता पिता जरूर उससे भयभीत रहते होंगे, लेकिन तुमको कोई डर नहीं लगता होगा। है तो है, वो अपनी जगह है। अगर कुछ बोलेगा तो उसको मैं ठीक कर दूंगा। तो वही बात है, बच्चों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कभी तुमने सोचा? इसलिए नहीं होता है क्योंकि तुम्हारे लिए अभी पूरे समय बचा हुआ है, तुम कुछ भी बन सकते हो, ठीक है। लेकिन तुम्हारे माता पिता का समय खत्म हो चुका है, इसलिए वो भयभीत रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं तुम्हें देश को दिशा दिखानी है, ठीक है। देश की दशा को खराब नहीं करना है। देखो दिशा और दशा, तुम जब देश को अच्छी दिशा में ले जाओगे तो देश की दशा ठीक होगी। कभी जब हिंदी का ये शब्द आएगा तो मैं इस पर चर्चा करूंगा। तो बहुत अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारे लिए? प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। ऑब्वियस बात है, हमेशा अमीर लोग ही जीतते हैं, पर उसी हालत में लेकिन जीतते हैं। ऐसे नहीं जीतते हैं जब झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। यानी झोपड़ी वाला और महल वाले के बीच हुई लड़ाई, लेकिन झोपड़ी वाला क्या किया? झोपड़ी वाले के विरुद्ध चला गया और महल वाले का सपोर्ट कर दिया। तो लेखक एक उदाहरण देकर प्रस्तुत कीजिए। तो हम किताब का उदाहरण देंगे। तो क्या है देखो, मदन कार छूने का कोशिश किया था, वही उदाहरण देंगे। पहले मदन किसका बेटा था? तो गिरधर का लड़का था, ठीक है। क्यों इसको दिक्कत हुआ? क्योंकि उसको बाल सुलभ जिज्ञासा के कारण उसने सेन साहब की नई गाड़ी को छूना चाहा। जैसे उसने उसको छूना चाहा तो ड्राइवर क्या किया? उसको धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। ये भी छोटा आदमी है और ड्राइवर भी क्या है? छोटा आदमी है। धक्का दिया तो मदन गिर गया और उसके घुटने क्या हुआ? छिल गया। गुस्से में फिर क्या हुआ? मदन ड्राइवर की तरफ लपटा झपटा। जैसे उसको गिराया तो वो तो भी तो नहीं मानेगा ना, तो वो उसके तरफ झपटा, और उसी समय क्या हुआ? अमीर आदमी सेन साहब क्या हुए? बाहर निकले। जैसे ही सेन साहब बाहर निकले तो ड्राइवर क्या किया? फटाक से मदन का क्या किया? शिकायत किया। तब सेन साहब को आया गुस्सा, क्योंकि ये थे कार के मालिक। और जब आया इनको गुस्सा तो तुरंत बोले इसका माँ बाप ने माँ को बोला और वहां से जाने को कहा, और बुलाया उसके बाप को और दी चेतावनी। अब गिरधर जो था उसके बाप का, सेन साहब का था नौकर, तो उसको पिटाई लगा। तो देखो क्या हुआ इस घटना में। क्या है? अब हम घटना पहले हमने क्या किया? यहां से यहां तक घटना की चर्चा की। अब क्या हुआ? यहाँ देखो मदन के पिता और ड्राइवर दोनों ही क्या है? निम्न वर्ग के संबंधित हैं, अर्थात झोपड़ी वाले थे। किंतु ड्राइवर ने झूठी बात कहकर दूसरी झोपड़ी वाले के खिलाफ काम किया, जिससे सेन साहब जो महल वाले थे की जीत हुई। यह उदाहरण समाज में निम्न या निम्न मध्य वर्ग की त्रासदी को दर्शाता है, जहां अक्सर झोपड़ी वाले अपने ही वर्ग के खिलाफ जाकर महल वाले की जीत सुनिश्चित करते हैं। तो यही है, तुम लोग समझ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। प्रश्न नंबर 10, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मर्दन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है। ये गिरधर क्या करता था? मदन की पिटाई करता था, लेकिन अब उल्टा हो गया। मदन क्या किया? कासू की पिटाई कर दिया, सेन साहब की बेटी का। तो ऐसा स्थिति में क्या होता? उसको पूरी मार पड़ती, पर उसको मार नहीं लगा। पिता उसको अपनी छाती से लगा लिया। कहा क्यों? यानी पिता का स्वाभिमान जग गया, पिता का स्वाभिमान जग गया। उसी बात को हम यहाँ लिखे हैं। यद्यपि गिरधर रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करता था, लेकिन उस दिन जब मदन ने कासू की पिटाई की तो गिरधर उसे पीटने के बजाय अपनी छाती से लगाकर शाबाशी देने लगा। ये घटना है। अब सवाल है ये घटना घटी तो क्यों घटी? पहले यहां से यहां तक क्या है? घटना है। अब कहता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गिरधर सेन साहब से हमेशा मजबूरी में डरता था, स्वेच्छा से नहीं।
गुड। जब उसके बेटे ने कासू की पिटाई की तो गिरधर का स्वाभिमान जाग उठा और उसने मदन को दंडित करने की बजाय अपनी छाती से लगा लिया। क्लियर हो गया? यहीं तक रहने देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? देखो कुछ चीज़ें तुमको बार बार लिख करके याद रखनी पड़ेगी, इस सब में हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। हम जो ज़्यादा समय देंगे वो हम देंगे मैथ में, इंग्लिश में, जीके जीएस में, साइंस में। और जीके जीएस के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको हम याद करेंगे। दूसरा कोई तरीका नहीं सफल होने का। कुछ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे क्योंकि कंप्यूटर अब हर जगह रहता है। प्रश्न नंबर 11, सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। सबके बारे में कुछ ना कुछ लिखना है। तो चलो सबसे पहले हम किसके बारे में लिखते हैं? हम सबसे पहले सेन साहब के बारे में लिखते हैं। सेन साहब विष के दांत कहानी में अमीर और घमंडी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सही बात है, सेन साहब अमीर हैं और क्या है, घमंडी भी हैं। अपनी संपन्नता पर गर्व करते हैं और अपने सामने दूसरे को क्या समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। ये भी सही बात है। उसके अलावा लड़के लड़कियों उनके यहाँ जो बेटा और बेटियां उसमें भी वो क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। अपने प्यारे पुत्र कासू की गलतियों को क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। ठीक है, ये उसके बाद है उनका व्यवहार ये दर्शाता है कि समाज में अपने स्थान और ताकत का दिखावा करना चाहते हैं। लिख दिए। अब मदन के बारे में क्या है, तो मदन कौन है, किरानी गिरधर का पुत्र है। और वो क्या किया है, कासू का दांत तोड़ दिया। यानी वो क्या है, पूरी निर्भीक व्यक्ति है, तो उनके स्वभाव में पूरी निर्भीकता झलकती है। उसको कब पीटा कासू को, क्योंकि वह सेन साहब और उसके बेटे कासू की हैसियत से प्रभावित नहीं होता है। पीटा है तो साहस है और स्वाभिमान है, और वह कासू को पीट देता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मदन अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस रखता है। यह अन्याय कर रहा था, तो और जब इसका पीटा तो इसका क्या मतलब हुआ, वह मदन के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का साहस भी रखता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब कौन है, कासू और गिरधर। तो चलो कासू के बारे में पढ़ते हैं। क्या है कासू, कौन है, सबसे पहले सेन साहब का जिद्दी बेटा है। वह कैसे बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है, जो माता पिता का जरूरत से ज्यादा लाड़ दुलार जिसको मिलता है उसको भी मिला है। उससे क्या होता है, जब ज्यादा लाड़ दुलार मिलता है तो वह बच्चा बदमिजाज और मनमोजी हो जाता है। और जब कोई बच्चा बदमिजाज और मनमोजी होगा तो उसकी हरकतों से कई समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, और उसके माता पिता उसको क्या कर रहे हैं, उसको सही मार्ग नहीं दिखा रहे हैं, उसके बजाय उसकी हरकतों को बढ़ावा देते हैं। क्लियर हो गया? हमने कासू के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे गिरधर के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम गिरधर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। गिरधर, गिरधर कौन है, तो सेन साहब के कारखाने में काम करता है। दूसरा बात, वो अपने मालिक से हमेशा डरता रहता है, लेकिन फिर भी उसमें स्वाभिमान बाकी है। क्यों बाकी है, जब मदन कासू की पिटाई करता है तो इस वजह से गिरधर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। फिर भी गिरधर अपने बेटे को पीटने के बजाय उसे शाबाशी देता है और अपने बेटे के साहस पर गर्व महसूस करता है। यह दर्शाता है कि गिरधर अपने बेटे के स्वाभिमान और साहस को महत्व देता है। क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, प्रश्न नंबर 12, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है, तक पूर्ण उत्तर दें। अगर हमसे पूछे तो कहानी का नायक कौन है, कासू है। बहुत लोग मदन भी कहेगा, लेकिन अगर तुम पूरी कहानी को देखोगे तो वह पूरी कहानी कासू के इर्द गिर्द ही दिखती है। कभी कभी होता है ना, कोई सिनेमा ऐसा होता है जिसमें विलेन ही हीरो होता है, तो यहाँ पर क्या है, विलेन ही हीरो है। तो कौन है मुख्य नायक, कासू है। क्यों है, केंद्रीय पात्र। पहला कारण क्या है, वो केंद्रीय पात्र होना चाहिए। तो पूरा कहानी क्या है, कासू के इर्द गिर्द ही घूमती है। दूसरा, घटनाओं का कारण, जो भी घटना हो रही है वो कासू के कारण हो रहा है। चाहे कार टूट रहा है, चाहे ड्राइंग रूम में बात हो रही है, चाहे बहनों के साथ भेदभाव हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है, कासू के कारण ही घटनाएं घट रही है। और गिरधर की नौकरी, यहाँ तक कि गिरधर को भी नौकरी से जो निकाला जाता है इसलिए क्योंकि कासू को मार पड़ी थी। क्लियर हो गया? ये सारी बातें हैं जिसको हमको लिखना है, तुम उतार लो। अब है प्रश्न नंबर 12, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है। कुछ पॉइंट्स छुटा हुआ था जिसको यहाँ हम पूरा करें। परिवार में महत्व, कासू को परिवार में ज़्यादा महत्व है,
और विष के दांत जो हैं, कहानी का जो नाम है सबसे लास्ट में मैंने इसको लिखा है, वो क्या है? कासू का दांत है। उसी को तो तोड़ा गया है ना, जो कासू के चरित्र उसकी भूमिका को स्पष्ट करता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, आरंभ से ही। बहुत अच्छा शब्द है आरंभ। चैनल का नाम है आसान बिहार बोर्ड। क्या, लेकिन क्या तुम जानते हो उस कोचिंग का क्या नाम है? चैनल का नाम है आसान बिहार बोर्ड, बट कोचिंग का नाम है आरंभ क्लासेस। ठीक है, ये मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात तुम लोगों को बताया। तुम जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो उस कोचिंग का नाम है आरंभ क्लासेस, चैनल का नाम है आसान बिहार बोर्ड। तो आरंभ से ही कहानीकार का स्वर जो है व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करे। व्यंग का क्या हुआ? जिसको व्यंग का क्या मतलब होता है? बोल करके मजा लेना, बोल करके मजा लेना। तो यहाँ देखो, महत्वाकांक्षा का व्यंग। कहानीकार सेन साहब की महत्वाकांक्षा पर व्यंग करते हैं। क्यों? खोखा अपने बाप का बेटा जो था उसको तो इंजीनियर बनना है, ये महत्वाकांक्षा दिखा रहा है, उसको इंजीनियर बनाएगा। आज इंजीनियर का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जिस समय ये कहानी लिखी गई है उस समय इंजीनियर का काफी महत्व है। दूसरा, मदन के बारे में सलाह। वो एक लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, जो ये बताता है कि वह मुफ्त का दूसरों को सलाह देते हैं और इसी चीज को वो पुत्र कासू पर नहीं अपनाते हैं। ये हो गया 2 पॉइंट, इसी को लिखना है। अब है प्रश्न नंबर 14, विष के दांत कहानी का सारांश लिखें। इसको यहां से यहां तक रट्टा मार लो और इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अभी तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है सब इसी में है, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं नहीं पूछेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में मैंने इसका व्याख्या किया है, तुम उसमें जाकर के इसको देख सकते हो। तो अब देखते हैं, अब है भाषा की बात। मैंने चैप्टर 1 में भी कहा है और मैं चैप्टर 2 में भी कर रहा हूँ। मैं भाषा की बात को सबको सेग्रीगेट करूंगा और एक चैप्टर पर एक एक जो चैप्टर होगा, जैसे विलोम शब्द, फिर क्या है पर्यायवाची शब्द, उस पर मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा का सारा शामिल रहेगा, तो वहाँ पर तुम इसको देखोगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। ईश्वर तुम लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।